हेलो दोस्तों, डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी कंटिन्यू रूटीन में चल रही होगी। डियर लर्नर्स, पिछले टॉपिक में जो हमने पढ़ा था वो था मौलिक अधिकार, इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स, जिसका विवरण हमने पढ़ा था भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में भाग 4 को, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। जितने भी सीक्वेंस से मैंने टॉपिक डाले हुए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, सारे सीक्वेंसली आपको टॉपिक मिलेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर। अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा आप इस चैनल को। लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय पीपी सर, ये चैनल है, यूट्यूब चैनल है। तो आइए दोस्तों, अब हम करते हैं अपना टॉपिक, और ये है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इट मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसका विवरण है आर्टिकल 36 to 51, अनुच्छेद 36 से लेकर और अनुच्छेद 51 तक। तो दोस्तों देखिएगा, अगर मैं अधिकारों की बात करता हूं तो अधिकार दो तरह के होते हैं। एक वो अधिकार जिनके उल्लंघन होने पर, जिनके एनक्रोचमेंट होने पर हम न्यायालय की शरण ले सके, उसको नाम दिया गया है मौलिक अधिकार। जबकि दूसरे अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनके एनक्रोचमेंट पर, जिनके उल्लंघन पर हम न्यायालय की शरण ना ले सकें, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी भी अधिकार हैं, लेकिन ये वो अधिकार हैं जिनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंस है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में। अब सवाल ये है कि डीपीएसपी क्यों संविधान में रखे गए, किस देश के संविधान से ये लिए गए हैं, और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। डीपीएसपी, इसका उद्देश्य है राज्य को एक कल्याणकारी बनाना, टू फ्रेम अ वेलफेयर स्टेट। और कल्याणकारी राज्य कब बनेगा? कल्याणकारी राज्य तब बनेगा जब देश के सभी वर्गों के पास समान अधिकार हों। डीपीएसपी के तहत समाजवादी जो अवधारणा है वो स्पष्ट दिखाई यहां पर देती है। समाजवाद जिसके प्रणेता थे कार्ल मार्क्स, और समाजवाद में देश के संसाधनों का समान बंटवारा होता है देश के नागरिकों के बीच में, और कोई भी विशेष वर्ग नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल पूंजीपति वर्ग नहीं होता। तो कल्याणकारी राज्य बनाना ही डीपीएसपी का प्रमुख उद्देश्य है। अब देखिएगा, डीपीएसपी में एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि मैंने अभी कहा था कि इसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए सरकार के महत्व को कहीं ना कहीं पर बढ़ाता है। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी को लिया हुआ है, और इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही ऐसी नीतियां बनाते हैं, ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे समाज के हर एक वर्ग का भला हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल केंद्र सरकार ने भी कुछ नीतियां बनाई हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, जिसे जन आराध्य योजना के नाम से भी जानते, प्रधानमंत्री जन आराध्य योजना। या फिर हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या फिर उज्ज्वला योजना है। देयर आर सो मेनी स्कीम्स एंड प्लान बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये किसके तहत है? डीपीएसपी के तहत है। इसी के तहत राज्य सरकार भी क्या करती है? कुछ नीतियां बनाती हैं इसमें। और ये जो नीतियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा की बात करूं, देवी रूपक योजना है, ठीक है, और भी बहुत सी योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राज्य स्तर पर भी है। तो और भी ऐसी आपको उज्ज्वला योजना भी मिल जाएगी। बहुत सी ऐसी स्कीम्स है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहां पर बनाती है। तो देखिएगा, इसमें बेसिकली आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। डीपीएसपी किस भाग में है? भाग 4 में है। डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? तो ये हमने लिया है आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से।
आयरलैंड से ये हमने लिया है, ठीक है। किस अनुच्छेद में है? तो 36 से लेकर 51 के बीच में है। अब यहां पर थोड़ा बेसिक मैं क्या करता हूं, डिफरेंस करता हूं। एक बार आप देखिएगा, यहां समझिएगा, दोनों ही कंसेप्ट आपको क्लियर होगी, डीपीएसपी की भी और मौलिक अधिकारों की भी। एक तरफ तो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो हमने भाग 3 में इससे पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा है, और आज हम पढ़ रहे हैं डीपीएसपी, इट मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं दोनों में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं यहां पर, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, मौलिक अधिकार जो है वो किस भाग में था, बताओ किस में था? भाग 3 में। जबकि डीपीएसपी किस में है? भाग 4 में। मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिया था? ये हमने लिया है यूएसए से। जबकि डीपीएसपी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ये है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, जबकि जो डीपीएसपी है वो क्या है? 36 से लेकर और 51 तक है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, जो मौलिक अधिकार है इनको हम न्यायालय में इनको हम क्या कर सकते हैं? चुनौती दे सकते हैं, इनको चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। कहां पर? कोर्ट में। जबकि आयरलैंड से जो हमने लिया है डीपीएसपी, जो कंसेप्ट है, इसमें हम डीपीएसपी को चुनौती नहीं दे सकते। इसके अलावा और देखिएगा, यहां पर मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को ध्यान रखना घटाता है। मौलिक अधिकार क्या करेगा? जो सरकार है उसके महत्व को कम करेगा, सरकार के इंपॉर्टेंस को, महत्व को ये क्या करता है? कम करता है। जबकि डीपीएसपी जो है ये सरकार के महत्व को बढ़ाता है, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली ये डिफरेंस है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत के अंदर। देखिएगा, यहां पर एक चीज आती है कि ये सरकार के महत्व को कम क्यों करता है, जबकि ये सरकार के महत्व को क्यों बढ़ाता है। पहली चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया था कि मौलिक अधिकारों को हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अब देखिएगा, सरकार कोई प्लान बनाती है, योजना बनाती है, तो उसमें क्या होता है, अगर वो अनुचित लगती है तो हम कोर्ट में उसे चैलेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान कीजिएगा, आधार कार्ड जब सरकार इसे लागू करना चाह रही थी, तो एक पीआईएल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड कुछ ही दशाओं में जो है लागू रहेगा, कंपल्सन होगा उसका, इट मींस अनिवार्यता होगी, लेकिन कुछ चीजों में एग्जम्प्ट कर दिया गया था। तो अधिकारों को हमने क्या किया? चैलेंज कर दिया। लेकिन अगर सरकार किसी चीज को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जो पॉलिसी है, नीतियां हैं, उनमें बदलाव करती है, तो ऐसी स्थिति में हम न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकते। तो यही कारण है कि सरकार के महत्व को डीपीएसपी क्या करता है? बढ़ाता है। ये ध्यान रखिएगा, सरकार के महत्व एक और भी तरीके से बढ़ता है, क्योंकि हमारे देश में जन प्रतिनिधित्व जो कानून है 1951 का, उसके तहत जो हमारे द्वारा चुने हुए सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी बाध्यता, मतलब कोई ऐसा कानून या एक्ट नहीं है जिसके तहत वो जो जनता से वायदा करते हैं उनको वो फुलफिल कर सकें, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं राइट टू रिजेक्ट है, राइट टू रिकॉल है, ये कुछ ऐसे कानून हैं जो राजनीतिक प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करते हैं, जबकि हमारे देश में ऐसे कोई कानून नहीं है। तो सरकार लुभावनी नीतियां बनाएगी, ध्यान देना, लुभावनी नीतियां बनाएगी जिससे समाज के हर एक वर्ग को प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए डीपीएसपी सरकार के महत्व को बढ़ाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। अब हम आते हैं इस टॉपिक के आर्टिकल को लेके। तो देखिएगा 36 से 51 की अगर मैं बात करता हूं तो सभी आर्टिकल आपको पढ़ना जो है वो अनिवार्य नहीं है।
मैं यहाँ पे मेन आर्टिकल डिस्कस करूंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की बात करते हैं, अनुच्छेद की यहां पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में कहा है राज्य का अस्तित्व, राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 37 में कहा गया है जो अपरिवर्तनीय है, अर्थात राज्य ही सर्वोपरि है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 36 में यहां पर देश की बात की गई है, राज्य की बात की गई है, नेशन की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 36, उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 38 पर। 37 में मैंने कहा था ना कि ये शब्द जो है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो 37 यहां पे मैं हटा रहा हूं। उसके बाद हम आते हैं 38वें अनुच्छेद पर, और इसमें कहा गया है अनुच्छेद 38 में क्या है, इसमें कहा गया है नागरिकों के लिए उसके सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक तथा राजनैतिक जस्टिस की बात हो रही है, यहां पर न्याय की बात हो रही है कि प्रत्येक नागरिकों के उसके सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिक जस्टिस, ये सभी अधिकार जो है न्याय, उनके लिए क्या किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 39 पर, अनुच्छेद 39। और आर्टिकल 39 में कहा गया है कि फ्री लीगल एड, जिसे हम कहते हैं निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि का मतलब है लीगल, विधि सहायता प्रत्येक नागरिकों को फ्री, निःशुल्क क्या दी जाएगी, लीगल एड दी जाएगी, लीगल सहायता दी जाएगी, ऐसा है अनुच्छेद 39 में। उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 40 पर, और आर्टिकल 40 में कहा गया है पंचायती राज का गठन, पंचायती राज का गठन। दोस्तों, पंचायती राज को लेकर बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हमारे देश में पंचायती राज, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम स्थानीय निकाय कहते हैं, और ये दो चरणों, इसमें दो भागों में बांटा है। एक तो कहा गया है स्थानीय ग्रामीण स्वशासन, और दूसरा है स्थानीय शहरी स्वशासन। तो स्थानीय ग्रामीण स्वशासन के तहत आता है पंचायती राज, और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि पंचायती राज को पूरे देश में लागू करना अनिवार्य नहीं था। इसको लागू करने की जो इच्छा शक्ति थी वो किस पे डाल दी गई, राज्य पे। अगर कोई राज्य चाहे तो पंचायती राज अपना सकता है। यही कारण था कि कुछ राज्यों ने पंचायती राज को नहीं अपनाया। लेकिन 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत देश के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज को लागू करना अनिवार्य कर दिया गया। तो दोस्तों, पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य बने, और कल्याणकारी राज्य तभी बनेगा जब लोगों को सस्ता न्याय भी मिलेगा। हम देखते थे वर्तमान में, आज देखिएगा, समझिएगा, पंचायती राज की मैं बात करूं तो अभी हमारी पंचायतों को अधिकार ज्यादा है, लेकिन महत्व कम हो गया है। लेकिन पहले के समय में पंचायती राज का महत्व अधिक था, अधिकार कम थे। एक एग्जांपल से समझिएगा, वर्तमान में अगर कोई भी केस होता है, विवाद होता है, तो हमें कोर्टों, न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसमें समय बहुत अधिक व्यर्थ हो जाता है। लेकिन पंचायती राज में पहले क्या होता था, और आज भी होता, लेकिन पहले महत्व यूं ज्यादा था क्योंकि कोई भी विवाद होता था, चाहे वो दीवानी मामला हो या फौजदारी का हो, तो
पंचायत मिलकर उसका सॉल्यूशन कर देती थी। जल्दी सॉल्यूशन होता था, कम समय में होता था और सस्ता न्याय लोगों को मिलता था। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य बनाना। तो पंचायती राज का भी काम क्या है? कल्याणकारी गांव ग्राम का निर्माण करना। तो ये है आर्टिकल 40 के अंदर। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 43 पर, अनुच्छेद 43 और आर्टिकल 43 में कहा गया है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज, देखो महात्मा गांधी ने भी कुटीर उद्योगों के बारे में कहा था। तो जो कुटीर उद्योग हैं, कुटीर उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनको बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, तो ये है आर्टिकल 43 के अंदर। तो स्वदेशी जब अपनाया गया, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया 1905 में बंगाल विभाजन के बाद, तो उसके बाद भी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 36 में राज्य की परिभाषा, राज्य का अस्तित्व, और 38 के अंदर है सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय देश के नागरिकों के लिए। 39 में कहा गया है निःशुल्क विधि सहायता, और 40 में है पंचायती राज, और 43 में है कुटीर उद्योग को बढ़ावा, स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 44 पर। देखिएगा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। और अनुच्छेद 44 में कहा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम कहते हैं समान आचार संहिता, समान आचार संहिता। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर मैं बात करूं, और ये समान का मतलब क्या होता है? इक्वल, और ये दोनों डिजिट क्या है? इक्वल है, 4 तो आपको याद रह जाएगा 44 में इक्वलिटी के बारे में है। अब सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होती क्या है? देखिएगा दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है देश में सभी नागरिक समान होना। देश में जो कानून है समाज के सभी संप्रदाय पर, सभी वर्गों पर इक्वल क्या होना? इंपोज होना, उनका लागू होना। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में समान आचार संहिता लागू नहीं है। आजादी के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकारों से यह कहा कि आप देश में समान आचार संहिता लागू करें ताकि सब लोग समान हो सके। लेकिन कुछ भी समझिएगा, यहां पर सरकारों ने इसे लागू नहीं किया। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो उसमें हमारे देश में सभी लोग बराबर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं 3 तलाक की। अब 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया। देखिएगा फरवरी 2018 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया, उसके बाद इसे अध्यादेश के माध्यम से क्या बनाया गया? कानून बनाया गया। लेकिन गत वर्ष जो है 2019 में ये पास हो गया और 3 तलाक के विरुद्ध जो है कानून बन गया। तो ये भी एक सही दिशा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। मैं फिर बता रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है देश के सभी नागरिकों पर सारे कानून समान होंगे। सभी के लिए जब देश एक तो कानून एक, और इसकी देश को बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे जब आर्टिकल 44 में है लेकिन ये लागू क्यों नहीं है अभी तक? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी को हम न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, उसको हम चुनौती नहीं दे सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्द ही देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी, क्योंकि बहुत से साहसिक निर्णय सरकार ने लिए हैं, चाहे वो J&K में आर्टिकल 370 हटाया हो या फिर 3 तलाक के विरुद्ध कानून बना हो। तो ऐसी अब सख्त जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 45 पर, और आर्टिकल 45 में कहा गया है कि सभी बच्चों को, देखिएगा अनुच्छेद 45 इसमें कहा गया है
कि सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, अनिवार्य शिक्षा कब तक? 14 वर्ष की आयु तक। 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ऐसा विवरण है अनुच्छेद 45 के अंदर। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 46 में, और इसमें कहा गया है, देखिएगा अनुच्छेद 46, इसमें है अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट या अन्य जो वर्ग हैं, ठीक है, उन सभी वर्गों को जो हम कह सकते हैं कमजोर वर्ग, उनके विरुद्ध, मतलब जो उनका शोषण होता है ना, वर्गों के शोषण, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण से सुरक्षा, ऐसा है अनुच्छेद 46 के अंदर। तो अनुच्छेद 46 में कहा गया है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या कमजोर जो पिछड़े हुए वर्ग है, वीकर सेक्शंस हैं, उनके शोषण के लिए जो सुरक्षा है वो आर्टिकल 46 के अंदर है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 47 पर, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में कहा गया है एक तो पोषाहार और दूसरा स्वास्थ्य को बढ़ावा। ध्यान देना, आर्टिकल 47 में कहा है कि जो मद्य निषेध है, शराब की बिक्री पर जो है रोक लगाई गई है, लेकिन खुद राज्य सरकारें ठेके देती हैं, शराब की बिक्री करते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये डीपीएसपी है, इनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो अगर मद्य निषेध होगा तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और लोगों के बैलेंस डाइट की बात की गई है। इसलिए आपने देखा होगा कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने भी कई तरह की ऐसी योजनाएं चला रखी हैं पोषाहार, बैलेंस डाइट के लिए, जैसे किशोरी पोषाहार योजना है, अंत्योदय योजना है, बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं। तो मैं फिर बता रहा हूं, आर्टिकल 47 कहता है कि समाज के लिए, समाज में सभी को अच्छा भोजन मिले, पोषाहार मिले, न्यूट्रिशियस भोजन मिले और सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनको बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी? प्रयास करेगी, योजनाएं बनाएंगी। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 48 पर, देखिएगा। अच्छा, एक बार इसका रिव्यू देखिएगा। 44 में फिर बता रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान आचार संहिता है। 45 में कहा गया कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 46 में कहा गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति व कमजोर वर्गों को जो शोषण है उसे सुरक्षा की जाएगी। 47 में कहा गया कि पोषाहार, स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 48 पर। अनुच्छेद 48, आर्टिकल अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कहा गया है एक तो कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, कृषि को क्या करना? बढ़ावा देना। कृषि ऐसे करो, कृषि व पशुपालन, पशुपालन को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार समय समय पर ऐसी योजनाएं बनाती हैं, जैसे केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उनके खाद बीज की व्यवस्था है, मॉडिफाइड सीड्स हैं, या मिनिमम या मैक्सिमम जो प्राइस किए जाते हैं किसानों की जो अनाज उत्पादन को लेके। तो खाद बीज से लेकर जितनी भी सुविधाएं हैं उनको मॉडिफाई करना, उन्नत करना, ये 48 में है। और साथ में पशुपालन को भी बढ़ावा यहां पर दिया गया है, इसलिए डेयरी खोली गई है, पशुओं का बीमा भी किया गया है, उनको फ्लोरिश किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये है 48 में। उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 48 के में, ये देखिएगा, या ए भी कह सकते हो, अनुच्छेद 48 कै। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है एक तो पर्यावरण, पर्यावरण, दूसरा वन फॉरेस्ट,
तथा वन्य जीव, जिसे वाइल्ड लाइफ बोलते हैं, तथा वन्य जीव संरक्षण इनकी बात कही गई है यहां पर। किसमें? 48 कै में। तो यहां पर कहा गया है एक को पर्यावरण की सुरक्षा करना। आप देखते हो एनजीटी है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसका काम यही है पर्यावरण को देखना। वन फॉरेस्ट, वनों की सुरक्षा करना, अवैध रूप से कोई वनों की कटाई ना करे, या फिर वन्य जीव का संरक्षण करना। 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया और इसके तहत अवैध रूप से जिसे पोचिंग बोलते हैं, शिकार करना, वो गैर कानूनी। आपने केस सुना होगा सलमान खान का काले हिरन का, जोधपुर वाला, तो वो क्या है? वो पोचिंग ही थी वहां पे। तो वन्य जीव संरक्षण, तो ध्यान रखना तीनों जो है इनकी संरक्षण की बात की गई है, सुरक्षा की बात की गई है, वो है 48 जो है कै में। उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 49 पर और आर्टिकल 49, अनुच्छेद 49, इसमें कहा गया है जो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक है, स्मारक, उनका क्या करना? उनका संरक्षण करना, उनका संरक्षण करना। ठीक है दोस्तों, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, और भी ऐसे बहुत से नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, उनका रख रखाव करना ये किसकी जिम्मेदारी है, किसका दायित्व है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। पहले आपने पढ़ा था ताजमहल, सुना भी होगा। ताजमहल का जो रंग है वो येलोइश होने लग गया था प्रदूषण के कारण, क्योंकि आगरा में बहुत से चमड़े की फैक्ट्रीज है, कारखाने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी कि सरकार इस राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए। तो ये सारे दायित्व किसके हैं? ये केंद्र और राज्य सरकार के हैं। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 50 पर, अनुच्छेद 50। और आर्टिकल 50 में कहा गया है कि जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका व न्यायपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका का अलगाव, सेपरेशन, पृथक्करण करना, अलगाव करना, सेपरेशन करना, ये दोनों साथ काम नहीं कर सकती। इनमें क्या होना? अलगाव होना। तो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं लास्ट अनुच्छेद पर और ये है आर्टिकल 51। और अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते, अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते, ठीक है। इसका मतलब है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, अन्य देशों के साथ जो है एक शांति का माहौल बनाएगा, और जितनी भी संधियां होती हैं इसका विवरण आर्टिकल 51 में किया गया है। ध्यान कीजिएगा, 1954 में भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको नाम दिया गया था पंचशील समझौता, लेकिन चीन ने इसका उल्लंघन किया और 1962 में धोखे से भारत पर अटैक कर दिया था। तो वायलेशन था, दैट वाज द वायलेशन ऑफ पंचशील जो था, तो इसी के तहत ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहां पे मैंने आपको आर्टिकल्स कराए हैं। 36 से लेके 51 तक मैंने वही आर्टिकल यहां पे डिस्कस किए जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आए हुए हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक जो था वो था डीपीएसपी, और मेरे को आशा है कि डीपीएसपी की जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चंस में बहुत ही सीधे पूछे जाते हैं कि डीपीएसपी का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी। एक बार रिव्यू कर रहा हूं मैं, किसमें है ये? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। किस अनुच्छेद में है? 36 से 51 में है। ये सरकार के महत्व को बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके तहत जितनी भी योजनाएं सरकार बनाती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन सभी का उद्देश्य क्या है? राज्य को कल्याणकारी बनाना। ठीक है दोस्तों,
तो इसी के साथ ही टॉपिक समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं भाग 4 कै में। तो इसको आप एक बार फिर से पढ़िएगा और जो भी कंसेप्ट है उसको आप अच्छे से क्लियर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।